कभी सोचा है कि हमारी गाड़ियां, घर और फैक्ट्रियां ये सब चलते कैसे हैं? इनको चलाने वाली जो जबरदस्त एनर्जी है वो आती कहाँ से है? आज हम कोयला और पेट्रोलियम की उसी बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो लाखों साल पहले शुरू हुई थी। तो इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले जीवाश्म ईंधन होते क्या हैं? फिर देखेंगे इनकी लाखों साल पुरानी कहानी। उसके बाद धरती से निकले इन खजानों का हम करते क्या हैं और क्या आज हमारे पास इनसे बेहतर ईंधन है? और हाँ, सबसे जरूरी सवाल, ये खत्म क्यों हो रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल्स, तो इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, इसका जवाब तो इसके नाम में ही छिपा है। जीवाश्म ईंधन मतलब ये लिटरली सचमुच में प्राचीन फॉसिल से बना ईंधन है। ऐसे पेड़ पौधों और जानवरों के अवशेष जो आज नहीं बल्कि लाखों करोड़ों साल पहले इस धरती पर जिंदा थे। और जब हम जीवाश्म ईंधन की बात करते हैं तो दो नाम सबसे पहले दिमाग में आते हैं, है ना? कोयला और पेट्रोलियम। ये दोनों ही इस दुनिया के, समझ लीजिए, हैवी वेट चैंपियंस हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इनके बनने की कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बने कैसे? अच्छा, इसका जवाब जानने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे चलना होगा। नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत बहुत पीछे। जरा सोचकर देखिए, आज से लगभग 30 करोड़ साल पहले की बात है। धरती पर घने विशाल जंगल थे, खासकर दलदली इलाकों में। समय के साथ ये जंगल खत्म हुए और मिट्टी की परतों के नीचे दबते चले गए। और फिर लाखों सालों तक धरती की जबरदस्त गर्मी और दबाव ने, मतलब एक तरह के नेचुरल प्रेशर कुकर ने, इन पेड़ पौधों को धीरे धीरे उस काले पत्थर में बदल दिया जिसे आज हम कोयला कहते हैं। अब देखिए, यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प फर्क सामने आता है। कोयला बना जमीन के पेड़ पौधों से, जंगलों से। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोलियम बना समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीवों से। जब ये जीव मरे तो वो समुद्र की तलहटी में रेत और मिट्टी के नीचे दब गए। तो देखिए, ओरिजिन अलग है, एक जमीन, एक समुद्र, लेकिन प्रोसेस वो लगभग एक जैसा ही है। लाखों साल की बेहिसाब गर्मी और दबाव। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि ये बने कैसे, पर जब हम इन्हें जमीन से बाहर निकाल लेते हैं तो फिर इनका होता क्या है? इन्हें हम इस्तेमाल कैसे करते हैं? कोयले से बनने वाली सबसे जरूरी चीजों में से एक है कोक। ये एक कह सकते हैं कि बहुत ही सख्त और काला पदार्थ है जो लगभग शुद्ध कार्बन होता है। और इसी शुद्धता की वजह से ये स्टील बनाने के लिए बेहद जरूरी है। बिना कोक के स्टील इंडस्ट्री का काम ही नहीं चल सकता। अब अगर पेट्रोलियम की बात करें तो वो कोयले जैसा सीधा साधा नहीं है। जमीन से जो कच्चा तेल निकलता है वो असल में कई सारी चीज़ों का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। इसे सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इससे एक प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसे कहते हैं रिफाइनिंग। और इसी रिफाइनिंग से हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जैसी काम की चीज़ें मिलती हैं। और हाँ, इसी रिफाइनिंग का एक और प्रोडक्ट है जिसे हम सबने देखा भी है, रोज देखते हैं, बिट्यूमेन। ये वही काला चिपचिपा पदार्थ है जिससे हमारी सड़कें बनती हैं। तो अगली बार जब सड़क पर गाड़ी चलाएं तो याद रखिएगा कि वो भी पेट्रोलियम की ही देन है। लेकिन देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, हमारे ईंधन भी बेहतर हुए हैं। अब हम सीएनजी और एलपीजी जैसे ज्यादा साफ सुथरे और बेहतर विकल्पों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इन्हें क्यों पसंद किया जाता है? देखिए, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, ये पेट्रोल डीजल के मुकाबले बहुत बहुत कम प्रदूषण फैलाते हैं। दूसरा, ये ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब कम ईंधन में ज्यादा एनर्जी। और तीसरा, इनकी सप्लाई भी आसान है। इन्हें पाइपलाइन के जरिए सीधे घरों और स्टेशनों तक पहुंचाया जा सकता है। तो चलिए, एक आम धारणा की बात करते हैं जो बहुत से लोगों के मन में होती है। क्या ये बात सच है कि सीएनजी पेट्रोल से ज्यादा प्रदूषण फैलाती है? नहीं, ये बात बिल्कुल झूठ है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच तो ये है कि सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आज के समय में गाड़ियों के लिए सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाले ईंधनों में से एक मानी जाती है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा लेकिन है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। और वो ये है कि ये संसाधन, ये फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास हमेशा के लिए नहीं है। तो फिर चिंता की बात क्या है? मतलब ये इतना जरूरी और गंभीर मुद्दा क्यों बन गया है? देखिए, वजह बहुत सीधी है और इसमें 2 बातें हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। पहली, जैसा हमने देखा, इन्हें बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम फैक्ट्री में बना सकें। और दूसरी बात, धरती के नीचे इनके जो भंडार हैं वो लिमिटेड हैं, सीमित हैं।
और हम उन्हें बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका असर असल दुनिया में कैसा दिखता है? ये चार्ट देखिए। ये भारत में 2004 से 2010 के बीच बिजली की कमी को दिखाता है। आप साफ देख सकते हैं कि 2004 में जो कमी 7.8% थी, वो 2009 तक बढ़कर 11% से भी ज्यादा हो गई। ट्रेंड एकदम साफ है। हमारी मांग, हमारी जरूरत सप्लाई से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी और इस वजह से बिजली की कमी भी लगातार बढ़ रही थी। तो ये कोई भविष्य की समस्या नहीं है, ये हमारे ऊर्जा संसाधनों पर पड़ रहे दबाव को साफ साफ दिखाता है। तो ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हम सब जानते हैं कि एनर्जी के बिना कोई भविष्य नहीं है। तो जब हमारे ये पारंपरिक संसाधन खत्म हो रहे हैं, तो हमारा अगला कदम क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारा आने वाला कल तय करेगा।